आपकी मेज़बान सना फैसल। इंसानी सेहत के लिए सरसब्ज माहौल इंतहाई अहमियत रखता है और पूरी दुनिया में इस चीज़ को सबसे ज़्यादा अहम समझा जाता है। लेकिन पाकिस्तान समेत बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहां तरक्याती कामों ने कुदरती माहौल में दखल अंदाजी की और फ़िज़ाओं में जहर घोल दिया, जिसकी वजह से माशरती जिंदगी पर बुरा असर पड़ा। कराची की अगर बात की जाए तो ये मुल्क का माशी हब कहलाया जाता है और सबसे ज्यादा आबादी वाले इस शहर ने सबसे ज्यादा तामीराती बोझ को बर्दाश्त किया। लेकिन अफसोस इन सब मसाइल को संभालने के चक्कर में खुद कराची कुदरती साफ माहौल से दूर होता जा रहा है और यहाँ रहने वाले शहरी अब आलूदा माहौल में सांस लेने पर मजबूर हैं। मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों की बदौलत यहाँ वसाइल कम और मसाइल ज्यादा होते जा रहे हैं। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। माहौलियाती आलूदगी का बुनियादी जिम्मेदार खुद इंसान को तस्वुर किया जाता है। हालिया बरसों के दौरान सनती और तकनीकी तरक्की की दौड़ में शामिल होने के लिए जिस तरह कुदरती माहौल में बिगाड़ पैदा किया गया, इन सब चीज़ों ने मिलकर माहौलियाती आलूदगी का निज़ाम दरम बरम कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे शहर बढ़ रहा है तो ये जिसको आप कहते हैं ग्रीन स्पेस या लंग्स जिसे कहते हैं कराची की, वो अचानक गायब हो जाएगा। कराची की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता कई सालों से ये शहर माहौलियाती तब्दीली की वजह से मुख्तलिफ खतरात से दो चार है, जिसमें दर्जा हरारत के इजाफे के अलावा समंदरी सतह का बढ़ना, साहिलों का कटाव, तेज़ बारिशें समेत दीगर वजूहात भी शामिल हैं। कराची का कदीम इलाका मलीर सरसब्ज होने की वजह से अपनी मखसूस पहचान रखता है और इसी इलाके से पूरे शहर की आबादी के लिए फल और सब्जियों का ज़्यादातर हिस्सा फराहम होता है। लेकिन 2 साल कबल शुरू होने वाले तरक्याती मंसूबे मलीर एक्सप्रेस वे की तामीर ने मकामी आबादी को खौफजदा कर दिया, क्योंकि इस मंसूबे का एक बड़ा हिस्सा ज़िला मलीर से गुजरेगा। इस वजह से ये प्रोजेक्ट एतराज़ात की जद में आ गया और माहिरीन ने भी इसको माहौलियात के लिए खतरा करार दिया और ये राय दी कि ये आबी ज़खायर के साथ जंगली हयात को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाएगा। आप इतना जायंट स्ट्रक्चर रिवर में बना रहे हैं, कुछ जगहों पे ग्रीन पैचेस को वो खत्म कर रहे हैं। सीवी वरी बेल्ट में पानी का लेवल इतना अप हो जाएगा कि वो रहने के काबिल नहीं होगा। हीट वेव के इंडिकेटर वो 1.5 से अब 2 तक जा सकता है। इस हवाले से लोगों का कहना है कि ये सड़क कदीम गोटों से गुजरेगी और मकामी लोगों को बेदखल करने के साथ वहाँ की ज़रई ज़मीनों की सरसब्ज हरियाली को भी बंजर कर देगी। ये सम्मो गोट है, शब्बी गोट है, मक्सी मोला है, प्लासी गोट है और मुलैसा गोट के नासर टोन वगैरह इसके इलाके में ये मलीर एक्सप्रेस की जद में आने वाले ये गोट हैं। मालूम नहीं कहाँ से ले जाएंगे, अगर ले भी जाएंगे तो ये घर रहेंगे या नहीं रहेंगे। इस तरफ से अगर रास्ता जाएगा तो बाकी लोग तमाम नदी के अंदर हो जाएंगे, इस तरह वो लोग डबल अफेक्टेड होंगे। तरक्याती मंसूबे वक्त की ज़रूरत है, लेकिन माहौलियात का ख्याल रखना एक सेहतमंद माशरे की तश्कील के लिए सबसे अव्वलीन ज़रूरत है। इसका ध्यान बहैसियत शहरी हम सब को मिलकर करना होगा। माजी में एक नजर डाली जाए तो कराची के इलाके मलीर को एक खास इनफरादी हैसियत हासिल थी और इसको ऑक्सीजन फराहम करने वाला हब तस्वुर किया जाता था, जो शहर के बासियों को तरोताज़ा आबो हवा देता था। लेकिन वक्त के साथ साथ कंक्रीट का जंगल फैलता गया, जिसने सारे कुदरती माहौल को अजने की तरह निगल लिया और अब भी ये सिलसिला जारी है। मलीर एक्सप्रेस वे 39 किलोमीटर एक ऐसा तवील प्रोजेक्ट है जिसको 2020 में शुरू किया गया था ताकि आवाम को सफरी सहूलियात दी जा सके और ट्रैफिक निज़ाम में बेहतरी लाकर मुख्तलिफ इलाकों के रास्तों को जोड़ा जा सके। लेकिन जहां इस मंसूबे से आवाम के लिए आसानियां पैदा करने की काविशें की जाने लगी, वहीं इसके मनफी असरात ने आवाम को रंग दिखाने शुरू कर दिए और कई मतजाद एतराज़ात और मसाइल इस हवाले से सामने आए, जिसने सब में खलबली मचा दी। आइए इस जगह का आपको विजिट कराते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मलीर एक्सप्रेस वे पे मौजूद हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 39 किलोमीटर तवील ये प्रोजेक्ट है, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा तनाज़ात का शिकार है। दिसंबर 2020 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया और इसका मकसद ये था कि जनाब ट्रैफिक के जो मसले मसाइल हैं उन पर काबू पाया जा सके और ये मुख्तलिफ रास्तों को जो है वो कनेक्ट करता है और लोगों के जो है वो मसले कम हो सके। लेकिन जब कुछ चीज़ों के फ़ायदे होते हैं तो उसके नुकसानात भी होते हैं। उसके नुकसानात ये हो सकते हैं कि ग्रीन बेल्ट को हमारी नुकसान पहुँच सकता है और उसके अलावा जो है वो क्लाइमेट चेंजिंग हो सकती है
सकती है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। उन तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट यासिर दरिया साहब। अस्सलाम वालेकुम। यासिर साहब, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा इस वक्त हम जिस लोकेशन पे मौजूद हैं ये क्या लोकेशन है और हमारे अतराफ़ क्या क्या चीज़ें हैं? लोकेशन है जुमा गोट और इस वक्त हम जो खड़े हुए हैं तो ये मलीर एक्सप्रेसवे की जो ऊंचा करके ज़मीन को दरिया से मिट्टी को जमा करके बनाया गया तो है। ये यही रोड बनेगा सारा? यही रोड बनेगा। इस साइड आपने बताया जुमा गोड है और हमारे इस साइड क्या है? ये मलीर रिवर का फ्लड प्लेन कहलाता है, यानी दरिया का पार्ट जिसे कहते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि इसके दूसरी साइड पे लांडी और कोरंगी है और आप ये देख सकेंगे कि यहाँ पे कहीं कहीं खेतीबाड़ी भी हो रही है। फिर आपको नज़र आएगा कि ट्रकों ने और जो इनका अर्थ मूविंग इक्विपमेंट होता है उन्होंने इसकी मिट्टी जो है ना खुदाई जो दरिया है उसके फ्लड प्लेन में की है, यानी दरिया के अंदर से खुदाई करके इस रोड को बनाया गया है। ये जब इस तरह कोई चीज़ की जाती है तो उससे क्या नुकसानात हो सकते हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो ये इलीगल है क्योंकि इसको कहते हैं जो रेती बजरी माफिया है वो दरिया से एक लंबे अरसे से कंस्ट्रक्शन के लिए रेती बजरी यहाँ से इलीगली उठाते रहे हैं। ये इनका सिंध गवर्नमेंट का ये इनका कहना है कि जी ये हम बड़ा अच्छा इकदाम कर रहे हैं, 27 अरब की लागत से ये तैयार किया जा रहा है और आवाम की फलाह बहबूद के लिए किया जा रहा है। दरिया के अंदर से आप हाईवे गुजार रहे हैं, ये ही नहीं होना चाहिए। दूसरे ये कि जब बैन लगा हुआ है आपको ये मिट्टी उठाने पे, तो फिर आप ये कैसे इतनी पूरी हाईवे बनाने के लिए आपने मिट्टी उठा दी। फिर ये कि ये कुछ गोठों और ज़मीनों के ऊपर से भी गुजर रहा है और यहाँ पे कोई ऐसा शख्स नहीं है जो ये कह रहा हो कि ये हमारी मर्ज़ी से हो रहा है। अच्छा, यहाँ जो हम मौजूद हैं तो यहाँ पर कुछ घर तोड़े भी गए हैं? हमारे बिल्कुल सामने जो है ये जुमा गोट का इलाका है, यहाँ पे पूरी लाइन घरों की जो है वो तोड़ी गई है। आप देख सकते हैं कि लोग अभी भी उन्होंने वो टूटी हुई जो ईंटें हैं उनको जमा करके दीवारें खड़ी कर ली हैं। इसके अलावा आपको बिल्कुल टेंट नुमा झुग्गी नुमा घर भी नज़र आएगी। हमें ये बताया जा रहा था कि समूह गोट और लासी गोट उसको वो ये लोग नहीं तोड़ रहे और उसके ऊपर जो है वो तवील जो है एलिवेटेड एक्सप्रेस वे तामीर की जाएगी, जिससे ना सिर्फ जो है वो लोगों को भी नुकसान नहीं होगा और बल्कि इनका कहना था कि जो तमाम सरसब्ज़ ज़मीनें हैं वो वैसी की वैसी ही रहेंगी। जी हाँ, इसमें एक चीज़ होती है जो कि लीगल रिक्वायरमेंट है जिसको कहते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। वो जो है एक तरह का आप समझे चेकलिस्ट होती है कि कहीं लोगों को तो दरबदर नहीं किया जा रहा, कहीं माहौल को तो नुकसान नहीं हो रहा, क्या बर्ड्स की पॉपुलेशन कम तो नहीं हो जाएगी, क्या हेल्थ के मसाइल तो नहीं पैदा हो। सही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इनको कर्जा देने से इनकार क्यों किया था, उसकी क्या वजूहत थी? उसकी मेन वजह जो थी वो क्लाइमेट थी कि जो मलीर दरिया है ये क्योंकि पानी आता है ना तो ये ज़रख़ेज़ ज़मीन पैदा करता है और जो मलीर की तारीख़ी जो जिस वजह से वो मशहूर है वो मलीर के बागात हैं और इसकी सब्ज़ियाँ। ये कराची की सारी सब्ज़ियाँ यहाँ से आती थी पहले, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे शहर बढ़ रहा है तो ये जिसको आप कहते हैं ग्रीन स्पेस, जो लंग्स जिसे कहते हैं कराची की, वो अचानक गायब हो जाएगा क्योंकि जैसे ही ये हाईवे बनेगा आप देखेंगे कि दोनों सही है। जब ये बनेगा आपको लगता है कि ट्रैफिक के मसले मसाइल सॉल्व होंगे और नुकसानात इसके बेसिकली क्या होंगे? इसका जितना फ़ायदा है उससे ज़्यादा नुकसान है। ज़्यादा नुकसान है? जी हाँ, जी हाँ। क्या क्या नुकसान है? उसमें ये है कि इसमें मज़ीद लोगों के घर टूटेंगे, लोगों की ज़मीनें ज़बरदस्ती ली जाएंगी। इन्होंने ऑलरेडी आप देखें कि नागौरी वाली जो साइड है वहाँ पे फुजला का यानी कि गाय भैंसों का फुजला वो जो है ज़मीनों में छोड़ दिया है और दरिया के अंदर छोड़ दिया है और लोगों को डिस्करेज करने के लिए कि वो यहाँ रहते रहें। तो इस तरह से वो लोगों की जो यहाँ रहने वाले हैं बजाय इसके कि उनकी मर्ज़ी शामिल की जाए किसी तरह से, आप ये समझें कि ये तो प्रोजेक्ट का हिस्सा ही नहीं है। ये भी कहा जा रहा था कि आवाम को परेशानी ना हो इसलिए हम 6 अरब रुपये ज़्यादा लगा रहे हैं, यानी आवाम को परेशानी से बचाने के लिए आवाम को ही 6 अरब रुपये का एक टीका लगाया जाएगा। हमारे टैक्स के पैसों से जो है उसकी जो है कॉस्ट बढ़ा दी जाएगी और एलिवेटेड एक्सप्रेस वे तामीर किया जी जाएगा। हाँ, ये क्योंकि हमारी तरफ से यानी कि जो लॉयर्स का ग्रुप है और जो एक्टिविस्ट हैं यहाँ के, ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं जो कि इसके ख़िलाफ़ लगी हुई हैं 2 साल से, जब से ये अनाउंस हुआ है। ये आगे जो बढ़ा है ये इलीगल जो लीगल इसमें जो एनवायरनमेंट के कंट्रोल्स होते हैं वो उन्होंने 1 साल बाद शुरू किए, जबकि वो पहले शुरू होने चाहिए थे। EIA की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको उन्होंने फॉलो ही नहीं किया। शुरू करने से पहले करना चाहिए। उसमें जो है ना सोशल साइड भी होती है कि क्या लोगों पे क्या असर पड़ेगा, और अगर इम्पॉर्टेंट है प्रोजेक्ट तो फिर उन लोगों को उसका मुआवजा दिया जाता है।
ऐसी कोई सूरत हाल है ही नहीं। तो वो जब ये शोर मचा तो उन्होंने कहा कि हम इसका डिज़ाइन चेंज कर लेंगे। अब डिज़ाइन चेंज करने के लिए EIA दोबारा से होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम खुद से डिज़ाइन चेंज कर लेंगे और पुल बना के आबादी और ज़मीन के ऊपर से ले जाएंगे। तो वो हिस्सा जो है ना, उसमें अभी तक बिल्कुल कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है। सही है। तो आप मुझे ये बताएंगे, अभी 35% काम जो है मुकम्मल हो चुका है और कहा यह जा रहा है कि 14 अगस्त को इसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा। इससे क्या नुकसानात हो सकते हैं? देखिए, इसके नुकसान, जिन लोगों की ज़मीन जा रही है वो ज़मीन जा रही है। ये लॉन्ग टर्म में ये होना है कि जितनी माहौलियात, जी ग्रीन स्पेस जितनी है, यानी कि जितना ये आप सब्ज़ा देखेंगे अभी नेक्स्ट स्टॉप में, ये सारा कुछ इसमें हाउसिंग सोसाइटीज़ आ जाएंगी, यानी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। इसको डेवलपमेंट, तरक्की नहीं कह सकते हो, क्योंकि इसमें लोगों की तरक्की नहीं हो रही। इसमें सिर्फ DHA से DHA जिसको जाना है, DHA से जिसको जाना है, ये सिर्फ उनके लिए आसानी पैदा कर रहा है। जी, हाउसिंग सोसाइटीज़ जो M9 पे बनी हुई है उनको जाना है, उनके लिए ये रास्ता हमवार है। जो शहर के अंदर जो लोग रहते हैं, जिनको मूव करना होता है, उनके लिए इतना खातिर खौफ कोई फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहले तो जो यहाँ के रहायशी हैं उनसे कम से कम बात करनी चाहिए, ठीक है? तो वो लोग इस पे भी आमादा नहीं है, क्योंकि देखिए ये हमारी जो है ना, अंग्रेज़ के ज़माने से हुकूमत का तर्ज यही रहा है कि कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है अपनी मर्ज़ी से बना लो, और जो लोग दरबदर हो रहे हैं उनको होने दो। चले यहाँ पे जो पब्लिक मौजूद है इनसे भी बात करते हैं। ये आप देख सकते हैं टूटी फूटी झोपड़ी है, यहाँ के लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नादिया। अच्छा नादिया, आप यहाँ कब से रह रही हैं? मेरे को 2.5 साल हो गए। ये कब तोड़ फोड़ हुई? ये अभी 5 महीने हो गए हैं इस बात को। तो पहले पूरा पक्का घर बना हुआ था आपका? जी। क्या हुआ, कोई लोग आए थे, क्या कहा था? यानी कि ये रोड वाले आए, इन्होंने ये बोला यानी कि ये जो आपका घर है, जितने भी घर आ रहे हैं ना, यानी कि ये रोड के अंदर जाएंगे तो इनका पहले हम मुतालबा जो है वो दिया जाएगा और बाद में तोड़ फोड़ होगी। तो यहाँ कितने घर हैं टोटल? टोटल जो घर टूटे हैं वो 14 हैं। 14 घर टूटे हैं, और बने हुए कितने हैं? ये तो पूरी गुरूरी पे मुझे नहीं पता। आपको आकर बता के पहले इन्फॉर्म किया था, उसके बाद तोड़े थे? नहीं। मुतालबा क्या था? जितना भी खर्चा हुआ है पैसे का, यानी कि ये हम देंगे और उसके बाद हम घर तोड़ेंगे। तो एकदम आए, इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ बताया नहीं, टाइम नहीं दिया, और हमारे जो शौहर थे वो भी काम पे नहीं थे, 2 मेरी बेटियां, छोटे छोटे बच्चे, हम लेडीज़ घर पे थी। एकदम बिल्डोज़र लेके आए और इन्होंने तोड़ दिया। सही है। तो फिर आप लोगों ने क्या कहा और क्या किया? धमकी दी, उन्होंने बोला अगर नहीं भी तोड़ोगे तो हम सामान समेत गिरा देंगे। तो अब तो वो चले गए, तो अब ये आपने उसी जगह को कच्चा पक्का दोबारा तामीर कर लिया है या उससे हट के किया है? नहीं, फिर हमने रोड ब्लॉक किया। तो फिर ये बड़े बड़े हैं रोड के और इधर के जो बड़े हैं ये आए, तो उन्होंने ये बोला जहाँ जगह खाली पड़ी है फ़िलहाल इनको बैठाओ, और 10 दिन का टाइम दिया। 10 दिन का टाइम? जी, 10 दिन का टाइम दे के चले गए, और 5 महीने हो गए, अभी तक हमारा कोई मुतालबा पूरा नहीं हुआ। कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ था जब ये तोड़फोड़ हो रही थी? जी नहीं। और साजो सामान का कितना नुकसान हुआ था? बहुत ज़्यादा। अब आप क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ यानी कि मेरे को जगह दी जाए, और जितना भी यानी कि पैसा है मेरे घर के ऊपर मैंने लगाया, मुझे वो दिया जाए। सही। यहाँ पे आपको लाके किसने बैठाया था? हमने खुद खरीदी है जगह। खरीदी है आपने? जी। कितने पैसे देकर? यानी कि 2.5 लाख में। अच्छा। थोड़े थोड़े पैसे मैंने जमा किए हैं, सही है। और मेरा शौहर कलर का काम करता है, मेरे पास जितनी भी जमा पूंजी थी ना मैंने इसी घर में लगा दी। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो हम लोग कहाँ जाएं? छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं। अच्छा देखें, ये खातून बता रही हैं कि खुद सिलाई का काम करती थी, शौहर कलर का काम करता था, छोटे छोटे इनके मासूम बच्चे, और इन्होंने ये जगह जो है कुछ पैसों के एवज खरीदी थी। और जब इनको ये कहा गया कि इस जगह को खाली करो, तो इन्होंने कहा कि पहले हमें, क्योंकि हमने ये खरीदी है तो हमें हमारे पैसे दिए जाएँ, तो उसके बाद इस जगह को खाली कराया जाए। लेकिन उसके बाद यहाँ पे जितने भी मकानात थे, जैसे कि इन्होंने कहा कि 14 मकानात थे, वो तमाम के तमाम तोड़ दिए गए। और जब इन्होंने एहतजाज किया इस हवाले से, तो फिर इनको ये कहा गया कि भाई जहाँ जगह खाली मिल रही है वहाँ अपना कच्चा पक्का मकान जो है वो बना कर बैठ जाओ। लेकिन कब तक, आखिर कब तक किस तरीके से इस तरह यहाँ बैठे रहेंगे? अगर कोई रास्ता बनाया जा रहा है या कोई जगह बनाई जा रही है, तो इस तरह के जो लोग जिनकी जगहें हैं, जो ये कहते हैं कि हमने पैसे देकर ख़रीदी है, तो उनको कोई मुतबादिल जो है वो जगह ज़रूर फराहम की जा सके। कराची शहर में वैसे ही आपको पता है कि यहाँ रहने के कितने मसले मसाइल हैं। यहाँ पर रहने के लिए कोई जगह होती नहीं है। बहुत सारी ऐसी आबादियाँ हैं जिनको ये कह के कि इलीगल बनी हुई तोड़ दिया जाता है, लेकिन उनको मुतबादिल जगह फराहम नहीं की जाती। जब वो अगर वो ये कहते हैं कि जी इलीगल जगह है, और इस पर आकर जब वो लोग बैठते हैं, तब इदारे कहाँ सोए हुए होते हैं? ये मेरा एक सवाल है।
नाज़रीन, एक और खातून मौजूद, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? निहार। कितने बच्चे हैं आपके? 8। और आप कितने अरसे से यहाँ पे रह रही थी? मैं 1.5 साल से रह रही हूँ। आपने भी पैसे देके खरीदी थी या वैसे किसी ने बिठाया था? नहीं, हमने 3.5 लाख की खरीदी है। 3.5 लाख की खरीदी? कोई डॉक्यूमेंट्स दिए थे उन्होंने इस जगह के आपको? जी। क्या हुआ था? ये 1 साल पहले आए थे, तो आके इन्होंने कहा कि हम आपके घर को गिराएंगे, मतलब 14 घर हमारे रोड पे आ रहे हैं, तो पहले हम आपका मुआवजा पूरा करेंगे, फिर हम आपकी तोड़फोड़ करेंगे। अच्छा, ये उन्होंने कहा कि हम आपका मुआवजा पूरा वो करेंगे? उन्होंने 1 साल पहले कहा था, और अभी यानी कि 2022 में उन्होंने कहा था। फिर 2 जनवरी में आए 12 बजे, और हम लोग यानी धूप में छत में बैठे हुए थे। उन्होंने, पुलिस वालों ने हमारे को नीचे बुलाया और उन्होंने धमकी भी दी, हमारे साथ बदतमीज़ी भी की। हमने कहा ना नोटिस ना इतला कुछ भी ना, आप लोग एकदम से आके करे तोड़फोड़ करेंगे, हम नहीं करने देंगे। उन्होंने हमें धमकियाँ भी दी, और हमारे शोर जो थे वो काम पे थे, इन्होंने एकदम से आके करे लगा दिया। हमारे काफ़ी सारे सामान कुछ हम लोगों ने बचाया, और बड़ी बात यह कि हमारे बच्चे अंदर सो रहे थे, हमने बच्चों को बहुत मुश्किल से बचाया। उन्होंने इतना भी टाइम नहीं दिया कि बच्चे आप अंदर से नहीं, निकालें? 1 घंटे में उन्होंने घर गिरा दिया। फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद हम लोगों ने रोड ब्लॉक किया है, और हम लोगों ने जो है धरना लगाए। फिर पुलिस आए, फिर पुलिस वालों ने फिर धमकी शमकी दी, फिर भी हम लोग पीछे नहीं हटे। हम लोग डेली धरना लगाते रहे यहाँ पे, मगर इन्होंने हमारा कुछ नहीं सुना। और आपने पैसे नहीं मांगे फिर उनको जब ये तो? हमने मांगे तो हमने कहा हमारे इतने खर्च हुए तो आप हमें वो दे दे, तो कह रहे नहीं, ये सरकारी अनलीगल जगह में आप लोग बैठे हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स है आपके पास उन जगहों के? ये देखें, ये डॉक्यूमेंट्स हैं इनके पास। ये अब आप इस पे देख सकते हैं कि अली गार्डन लिखा हुआ है, और इन्होंने पूरा इसका लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची मलीर, और तमाम जगह लिखी हुई हैं, और इनको प्रॉपर इनको ये फ़ाइल बना के दी गई है अली गार्डन के नाम से। ठीक है, ये देखें, प्लॉट नंबर तक इनको दिया हुआ है 234, और ये तमाम चीज़ें इनके पास, तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। ये देख लें, प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर, इसके अलावा बाकायदा इनको मैप भी फराम किया गया। अब मैं ये नहीं कहती कि भाई ये ओरिजिनल है या इलीगल है, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि भाई इस तरीके से, ये सिर्फ यही लोग नहीं है, कराची शहर में ऐसी बहुत सी जगह हैं जिनको इसी तरीके से बेच दिया गया है। यानी कि ना आपके पास राइट से बेचने के, ना आप उस जगह के मालिक हो, लेकिन फिर भी आपने जो है 2 नंबरी करके वो बेच दिया। लेकिन जिस शख्स ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाई है और अपने पैसे देकर इस जगह को ख़रीदा है, तो वो बैठने वाला तो फिर वहाँ पे इलीगल नहीं हुआ ना। या तो फिर मैं लोगों को ये कहूँगी कि पूरी मालूमात करके, हर चीज़ आइडेंटिफाई करके जगह लें, वरना फिर इस तरह से नुकसान होता है। अब आप लोग किधर बैठे हैं? इसी तरह खुले आसमान ये हम किसी और के जगह में बैठे, और आए रोज़ हमें तंग करते कि भाई हम अपना घर बनाएंगे, आप अपना कहीं दूसरी जगह बंदोबस्त करें। अब हम कहाँ जाएँ? छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्मी इतनी है, और मच्छर इतने काटते कि ये जो मेरा बड़ा बेटा है, ये 3 दिन बाद हम इंडस हॉस्पिटल में एडमिट था। कल हम इसको लाए। क्या हुआ था? इसको बुखार हो गया था, बुखार उल्टी। अब आप चाहते क्या हैं? हम ये चाहते कि बस हमारा मुतालबा हमें पूरा कर दिया जाए। जितना हमारा घर था 60 गज का, हमें उतना दिया जाए। जितना हमने घर पे लगाया वो हमें दिया जाए। नाज़रीन, इस वक्त हम मुल्ला ईसा गोट मौजूद हैं, और हमारे साथ मास्टर असलम साहब मौजूद हैं। उनकी 8 एकड़ ज़मीन है जिसमें मुख्तलिफ फल और सब्जियां लगती हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जो मलीर एक्सप्रेस वे बन रहा है, इससे आपके खेतों को क्या नुकसान पहुँचेगा? आपने सिर्फ एक पॉइंट निकाला, खेतों को क्या नुकसान हुआ है, तो उस मतलब इसमें बहुत सारे दूसरे नुकसान हैं। मैं अभी सिर्फ आपको खेतों के नुकसान, ये एक्सप्रेस वे जो स्टार्ट किया था यहाँ पर उनका मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट है, और तकरीबन 100 मीटर उसकी विड्थ है। 50 मीटर लेफ्ट हमारे जाएंगे और 50 मीटर राइट जाएंगे, जिसकी वजह से, और ये ज़मीन बाकी बचेगा जो हमारे लिए ना किसी काम का नहीं है, क्योंकि हम इसको पानी नहीं दे सकते, और पानी गुजारने नहीं देंगे वो अपनी रोड से। एक तो ये नुकसान है। दूसरा, मतलब जो वो कह रहे हैं कि हम आपके ज़मीन से सिर्फ 2.5 एकड़ 2.1 एकड़ ले रहे हैं, यूज़ करेंगे, मगर इस लिहाज से हमारा पूरा ज़मीन तबाह हो जाता है। यानी बीचों बीच से लगभग 6 एकड़ के करीब तो आपके पास बचेगा ना। 6 एकड़ में ये 3 एकड़ इस तरफ गए और 3 एकड़ उस तरफ गए, यानी कि वो बीच से ले रहे हैं, तो ना इधर से कोई फायदा है ना इधर से। अच्छा, माहौल पे इसके क्या असरात मरतब होंगे? जो हमारा माहौल, ये जो दरख्त काटते हैं, ज़ाहिर है जिस रोड से ये, जिस इलाके लाइन से ये रोड जा रहा है, तकरीबन हमारे बाग में 800 बड़े बड़े दरख्त जिनकी उम्र 40-45 साल है, ऐसे बड़े दरख्त कटेंगे। सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ।
इसके अलावा जब ये आगे जाएगा इसी तरह तबाही मचाता हुआ आगे चला जाएगा और उतने ही नुकसान वहाँ भी देगा। इसका संगे बुनियाद रखा जा रहा था या जब ये प्लान बनाया जा रहा था तो आपसे किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं हुई? नहीं, कतई नहीं हुई। ये आपकी अपनी ज़मीन है, लीज पर तो नहीं है? नहीं, लीज पर नहीं है, अपनी सर्विस ज़मीन है। तो आपने अग्री किया था? अभी पूछा तक नहीं है। और काम अभी यहाँ तक पहुँच चुका है, यानी स्टार्ट होने वाला है? स्टार्ट नहीं, वहाँ तो ख़त्म होने वाला है, यहाँ आके रुक गया। यहाँ रुक गया है? रुक गया है क्योंकि स्टार्ट में हमने इसको यहाँ पे रोक दिया, ऊपर चढ़ने नहीं दिया। सही। तो इस मसले के लिए आपने कहाँ आवाज़ उठाई? 2021 में सबसे पहला मीटिंग हमने यहाँ पर कर लिया और लोगों को मोटिवेट किया और तकरीबन एक पहला रैली हमने 3 किलोमीटर का, जिसमें 3000 मर्द ख़वातीन बच्चों के साथ एक पहला रैली, और उसके बाद 4 रैली हम निकाली। माहौल तहफ़्फ़ुज़ कमेटी के साथ हमने धरना दिया बिलावल हाउस में, और उसके अलावा 4 हमने जलसे किए। उसका नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं है। आगे और कितनी ज़मीनें हैं या इसके बाद आगे और क्या है? टोटल इस देह तानों में 22 एकड़ जा रहे हैं। देह तानों में 22 एकड़ मुतासर हो रहे हैं उन्हीं के कैलकुलेशन के मुताबिक। और यहाँ पे छोटे ज़मींदार हैं? छोटे छोटे ज़मींदार, हम इसको ज़मींदार नहीं कहते, काश्तकार हैं, खुद ही कर रहे हैं। जिस तरह मेरे भाई है वो खुद करते हैं। यहाँ जो हरियाली ख़त्म होगी और इसके साथ साथ लोगों का रोज़ी रोज़गार भी ख़त्म होगा। जो इस ज़मीन से वाबस्ता हैं वो कम से कम 5 फैमिली है, 5-7 भाई हैं। और इसके अलावा आप देखें 15-16 मतलब जो हमारे पास 15-16 लोग काम कर रहे हैं इसकी रोज़ी की। तो अब आप क्या समझते हैं, इसका सदेबाब क्या है? सदेबाब और क्या हो सकता है? सदेबाब यही हम कहेंगे कि भाई ये रोड ना हो। अबीरा ने कांटेक्ट किया था एशियन डेवलपमेंट बैंक से, उनका एक कानून है, उनका एक पॉलिसी है। अबीरा शेख जो लॉयर है उन्होंने कांटेक्ट किया था, उन्होंने एप्लीकेशन दिया था। पिटिशनर हम थे, पिटिशनर में था और अजीम देकान वो सामने बैठा हुआ अजीम देकान था। उन्होंने एप्लीकेशन दिया, उनके पॉलिसी के मुताबिक जहाँ एनवायरनमेंट को नुकसान हो, जहाँ सर्वे ज़मीन को नुकसान हो, जहाँ मतलब ऐसे बहुत सारे नुकसानात हों तो वो फंडिंग नहीं करते। वही फंडिंग कर रहा था इस एक्सप्रेस वे को। एक मीटिंग हुई हमारी उनसे, मेरी अजीम देकान की, और मनीला में 2-3 लोग बैठे हुए थे, एक इस्लामाबाद में बैठा हुआ था। टीम आई थी, उन्होंने एनालाइज किया था? नहीं, ऑनलाइन में हमने जितने हमारे नुकसानात हो, एनवायरनमेंट के नुकसानात हो रहे थे, सब हमने उनको बता दिया। इसके अलावा हमारा कल्चरल जो मतलब जगहें वो तबाह हो रही हैं इनसे, और जो पानी का जो अखराज है, यानी पानी के लोग सप्लाई होती है वो टंकी वगैरह ख़त्म हो रहे हैं, बहुत सारा नुकसान था। ये सब हमने उनको बता दिया। एक हफ्ते के बाद उनका नुमाइंदा आया था, उन्होंने कहा हमारा 4 सर्वेज हैं। एक है ऑब्जर्वेशन हम लेंगे इस इलाके के जहाँ जहाँ नुकसान हो रहा है, सेकंड एनवायरमेंटल नुकसान जो हो रहा है, थर्ड जो ज़मीनें डैमेज हो रही हैं उसका हो रहा है, और चौथा कल्चरल डैमेजेस हम देखेंगे। हमने उनसे कहा कि हम आपके साथ चलेंगे, मगर उन्होंने मना किया, हम खुद अपने तौर से ये सब कुछ करेंगे। सही। उन्होंने खुद अपने तौर से यानी उन्होंने बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी बात के खुद ही सर्वे किया और उसके बाद जो रिपोर्ट पेश की, जिसकी वजह से जो है वो उन्होंने इनको फंडिंग नहीं की। फंडिंग नहीं की। नाज़रीन, हमारे साथ सलमान बलोच मौजूद हैं जो कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जगह इस लिहाज से कितनी खूबसूरत है, क्योंकि हमने सुना है कि जब मौसम चेंज होता है तो यहाँ पे जो है वो परिंदों की मुख्तलिफ इक़साम आती हैं। ये जो रीजन है वो वार्म एरियाज़ में आता है, तो बहुत सारे यहाँ पे स्पीशीज़ ऐसे हैं जो यहाँ के रेजिडेंट स्पीशीज़ हैं। कुछ ऐसे स्पीशीज़ हैं जो समर ब्रीडर हैं, जो समर में यहाँ आते हैं, और एक बहुत बड़ी तादाद में परिंदे विंटर माइग्रेशन में आते हैं। मलीर क्यों इम्पॉर्टेंट है? मलीर इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब माइग्रेशन का पीरियड स्टार्ट होता है तो परिंदों को एक बेहतर इन्वायरमेंट चाहिए होता है ताकि वो अपने विंटर को यहाँ गुजार सकें। सेकंड ये कि उनको उनकी अवेलेबल फीड्स मिल जाए, क्योंकि मलीर ग्रीन बेल्ट है तो परिंदों को जो रिक्वायर्ड फूड चाहिए होता है वो फूड उनको यहाँ से मिल जाता है। और बहुत सारे फ्रूट्स हैं यहाँ पे और बहुत सारे वेजिटेबल हैं। इसके अलावा रिवर का एक अपना इकोलॉजिकल पूरा एक साइकिल होता है,
रिवर की वजह से ये समझें कि एक मेजर स्पीशीज़ का चंक है जो सही है। यहाँ। तो मलीर एक्सप्रेसवे बनने से यहाँ पे क्या चेंज है? सबसे पहले तो ये कि जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन होती है, जहाँ जहाँ अर्बनाइजेशन होती है, वो बहुत सारे बर्ड्स के लिए सूटेबल नहीं होता, तो वो माइग्रेट करके ऐसे एरियाज़ में चले जाते हैं जहाँ पे ग्रीनरी हो, ग्रीन पैचेस हो। जब आप इतना जायंट स्ट्रक्चर रिवर में बना रहे हैं तो रिवर की इकोलॉजी को तो आप डैमेज कर ही रहे हैं, तो उनको जो हैबिटेट चाहिए वो हैबिटेट ही तबाह हो रहा है। ये टोटल 39 किलोमीटर का एरिया है और 39 किलोमीटर वो रिवर में बना रहे हैं और कुछ जगहों पे ग्रीन पैचेस को वो ख़त्म कर रहे हैं। और यहाँ पे देखें ये जो एरिया आ रहा है, थोड़ा सा इसका भी मुझे बताएं, और ये यहाँ से कहाँ तक गुजरेगा ये? अभी जो हम जहाँ खड़े हैं ये मुल्ला ईसा गोट और बेली बाग के बिल्कुल करीब ये चेक डैम है, और इस वक्त आलमोस्ट हम मिड पे हैं। इन्होंने एक छोटा सा 4-5 किलोमीटर का पैच छोड़ा हुआ है जिसमें समो गोट का एरिया आ रहा है, लासी गोट का एरिया आ रहा है, और ये केथ आ रहे हैं सारे मलीर के जो ग्रीन। वो पैच छोड़ के इन्होंने 8 नंबर जो खटोर का एरिया है वहाँ से लेके मुल्ला ईसा गोट तक, यहाँ तक ये इन्होंने रिवर को एक्सीवेशन करके अर्थवर्क का काम शुरू किया। और अगर हम जाम सादिक ब्रिज की बात करें, जाम सादिक से लेके जुम्मा गोट या आप ये कहें कि मलीर ब्रिज तक उन्होंने काम किया हुआ है, और वो भी रिवर से ही एक्सीवेशन करके, सैंड माइनिंग करके अर्थवर्क का काम इन्होंने कंप्लीट किया है। तो ये एक छोटा सा हिस्सा इन्होंने छोड़ा है क्योंकि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है, यहाँ पे लोगों ने रेजिस्ट बहुत ज़्यादा किया है, बहुत ज़्यादा रैलीज़ निकली हैं, तो वो इस रेजिस्ट की वजह से अभी यहाँ पे वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको वो माहौल मिले जहाँ वो लोगों को क्रश करें और बाय फोर्स चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। चूँकि मलीर का जो इलाका है वो खेतीबाड़ी का इलाका है, एग्रीकल्चर का इलाका है। मलीर में जो लोग रहते हैं, जो पॉपुलेशन रहती है, ये सदियों से यहाँ रहती है, और मलीर की जो पॉपुलेशन है वो ऐसे है कि एग्रीकल्चर ही जानती है, और उनका गुज़र बसर, लाइफ साइकिल, कल्चर तमाम ही इसी हैबिटेट से वाबस्ता है। और जो ये कहा जा रहा था कि जी हम एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनाएंगे, तो अगर उस तरीके से बनाया जाता है तो क्या आपको लगता है कि उससे भी नुकसान पहुंचेगा? अर्थवर्क आप ज़मीन पे नहीं रख रहे हैं, उसका आप डिगिंग करके आप उसके लिए पिलर्स बना रहे हैं और गुजार रहे हैं। मिसाल के तौर पर किसी के घर के ऊपर से कोई एलिवेटर करके कोई आप ब्रिज गुजार दें, तो क्या वो ब्रिज के नीचे रहने के काबिल होगा? नहीं होगा। जिससे वो ये कह रहे हैं कि हम घरों को नहीं तोड़ेंगे। आप घरों को तोड़े बगैर एलिवेटेड कैसे करें? सही है। तो फ़ायदे कितने और नुकसानात कितने हैं? मलीर के अवाम के लिए सिर्फ नुकसान है। कराची के अवाम, जो जनरल अवाम है, वो यहाँ से नहीं गुजरती। अगर आपको कोरंगी जाना है तो ये रोड आपके किसी काम का नहीं है। अगर आपको लालूखेत जाना है या आपको सदर जाना है, ये रोड आपके किसी काम के नहीं है। ये एक से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो मलीर के लोगों की वैसी भी ज़रूरत नहीं है। सेकंड ये है कि ये बहुत सारे लोकल जो रूट्स होते हैं, कच्चे रास्ते होते हैं, स्पेशली ख़वातीन के लिए, कि वो नदी के, दरिया के इस तरफ से उस तरफ जाते हैं, वो तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे, रोज़गार बंद हो जाएगा, कल्चर तबाह हो जाएगा, एनवायरनमेंट तबाह हो जाएगा। हमने इसकी कोई डिमांड नहीं की। हम जिन जिन चीज़ों की डिमांड करते हैं, हम चेक डैम की डिमांड करते हैं, ये 2020 के बारिशों में तबाह हुआ है। अब इसकी हालत देखें, इसको रिपेयर करने में कुछ लाख रुपए लगेंगे, लेकिन वो नहीं करेंगे इसको। वजह ये है कि ये जो गवर्नमेंट्स में जो लोग बैठे हुए हैं, पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है, वो इलीट हाउसिंग सोसाइटी के माफियाज हैं, उनके साथ शेयर होल्डर हैं, कहते हैं लोग, तो ये उनके लिए काम कर रहे हैं। वोट जो है वो मासेस से लेते हैं। यानी आपका कहने का मतलब है जो कराची की जनरल आवाम है उसको इससे कोई फ़ायदा नहीं है? बिल्कुल नहीं है। बेसिकली जो निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, यूट्यूब सर्च कर लें, मलीर एक्सप्रेसवे लिखें, जो इसके फेवर में बात करने वाले लोग हैं वो सिर्फ प्रॉपर्टी डील के एजेंट हैं। आवाम तो वही समझती है ना जिसे बताया जाता है। मलीर का कोई बंदा उस वहाँ बात कर रहा हो, कराची का कोई बंदा उसके फेवर में बात कर रहा हो, नहीं। कुछ मिनिस्टर्स वो अपने प्रॉपर्टी के कुछ स्कीम्स चला रहे हैं। अभी 30 साल लीज इन्होंने ख़त्म किया है। कराची पे कहते हैं ख़ास नज़र है जो हर दफ़ा तूफ़ान का ख़तरा भी टल जाता है। आप समझते हैं कि इस तरह की चीज़ों से फिर एक बड़ी तबाही आएगी? क्लाइमेट के जो इंडिकेटर हैं वो क्लियरली ये कहते हैं कि 2040 तक सीवी वरे बेल्ट में पानी का लेवल इतना अप हो जाएगा कि वो रहने के काबिल नहीं होगा। हीट वेव के इंडिकेटर हर एक्सपर्ट ये दे रहा है कि वो
5 से अब 2 तक जा सकता है। करंटली जिस तरह कराची रह रहा है, जिस मुश्किल हालात में, एयर क्वालिटी इंडेक्स में सबसे बुरे कंडीशन में हम, बजाय कि इस तरह के मंसूबे बनाए जाएं जिससे जो है वो हमें फ़ायदा हो। हाँ एग्जैक्टली, आपको तो मासेस के लिए सोचना चाहिए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसे बेहतर होगी। आप ग्रीन पैचेस को ख़त्म करके एयर क्वालिटी इंडेक्स से तो बेहतर नहीं कर सकते। आपको यहाँ के काश्तकार को जदीद इरिगेशन के सिस्टम देने होंगे, यहाँ आपको दरख्त लगाने के लिए मोटिवेट करना होगा। आप अगर बिल्डर माफिया के सपोर्ट में होंगे और मासेस से वोट लेके मासेस के अगेंस्ट ही काम करेंगे तो मासेस गवर्नमेंट तो नहीं होगी। नाज़रीन, इस वक्त हम यहाँ खेतों में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ के काश्तकार अजीम दिखान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अजीम साहब, ये बताइएगा कि मलीर एक्सप्रेसवे की तामीर से आपके खेतों को क्या नुकसान पहुँचेगा और थोड़ा सा इसका महलो वकूफ़ भी बताइए। असल में मेरी ज़मीन में ये चौथी इंटरचेंज जो है मलीर एक्सप्रेसवे की वो आ रही है और इस इंटरचेंज से करीबन पौने 2 एकड़ ज़मीन मेरी मुतासर होगी। सर्विस रोड जो गुजरेगी वो भी हमारी ज़मीनों में से गुजरेगी। 310 फीट का जो इनका रोड है, उसके अलावा सर्विस रोड भी करीबन कोई 100 या 110 फीट का ले रहे हैं। अगर वो आएगी तो हमारे पास एक लाइब्रेरी जो हमने ख़ुद बनाई है, जो कि पाकिस्तान बलूचिस्तान की जितने भी रिसोर्सेज जो हमारे साथ थे वो हमने जमा करके वहाँ किताबें रखी हैं, वो भी मुतासर होने को जा रहा है। ज़मीन का भी नुकसान होने जा रहा है और ये तालीमी इदारा ये भी तकरीबन डैमेज होने जा रहा है। उम्मीदी तौर पे होता है कि जब कोई प्लान बन रहा होता है तो उस वक्त उस रास्ते में जो रुकावटें होती हैं या जो ज़मीनें आती हैं, उसके जो मालिक होते हैं उनसे बात की जाती है। तो आपके साथ भी इसी तरह हुआ है? आपको एतमाद में लिया गया है या यही हुआ है? नहीं, असल में ये है कि मेरे पास आए थे ये मुख्तियारकार ऑफिस से कुछ लोग कि हम ज़मींदारों से मिलना चाहते हैं, तो वहाँ हमें ये पता चला कि यहाँ से कोई रोड गुजरने जा रहा है। वो एक सैटेलाइट नक्शा हमें दिखाया गया। तो वहाँ से जब हम वापस आए तो अपने लोगों से हमने डिस्कस करी कि इस तरह का कोई प्रोजेक्ट है, तो किसी को मालूम नहीं था। तब कहीं जा कर के हमने ये चैप्टर खोली, उसके बाद हमें पता चला कि हमारे साथ क्या होने सही है। ये जा रहा आपकी अपनी ज़मीनें हैं या लीज़ पर हैं? 8 एकड़ मेरी खरीदी हुई ज़मीनें हैं, 7 एकड़ जो है ना मेरी लीज ज़मीन है। मतलब हमारे कुछ लोग थे, उन्होंने कहा आप हमारी नाम नहीं लोगे। वो रिकॉर्ड उन्होंने हमें दिए और वो नक्शे हमारे हवाले किए। तब कहीं जा कर के यहाँ के लोगों को पता चला कि ये कुछ होने जा रहा है। उसके बाद जो है ना लोग मुतहर्रिक हो गए। तो जिनकी अपनी ज़मीनें हैं, क्या उनको इसके एवज़ में कुछ पैसे वगैरह भी दिए जा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, इस तरह का कोई भी चीज़ सरकार के तरफ से हमारी तरफ नहीं आया। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आपने इस आवाज़ उठाई? प्रिंट मीडिया ने भी कवरेज की है और क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी हमारा साथ दिया है। सही, अब इसका हल क्या निकला है? एशियन डेवलपमेंट बैंक गए थे, जहाँ हमने कोई पटिशन दाखिल की। हमारे एडवोकेट हैं अबीरा इशफाक साहिबा, तो उन्होंने हमसे रब्ता किया था एज ए वीडियो लिंक। उनके पास हमने एक सवाल रखी कि आया ये एशियन डेवलपमेंट बैंक जो आप लोगों ने एक इदारा बनाया एशिया को डेवलप करने के लिए, तो उनका जवाब तो ज़ाहिरी बात है। तो उनसे हमने कहा कि 50 किलोमीटर एक तवील रोड आप बना रहे हो, इसमें लाखों लोग मुतासर हो रहे हैं, हमारे तारीखी आसार इसमें जो है ना डैमेज हो रहे हैं। आया ये एशिया में नहीं आता? अगर ये एशिया में आता तो आप इसे किस तरह फंड दे रहे हो, ये हमें वाज़े करो। अब लेटेस्ट ये है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने तकरीबन दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। ये थोड़ा सा हुआ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। मुल्की तरक्की के लिए तरक्याती मंसूबों का क़याम अहम है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी आवाम की सेहत और साफ़ सुथरा आलूदगी से पाक माहौल है, क्योंकि इसी माहौल में नई नस्ल को परवान चढ़ना है और मुल्क की बागडोर संभालनी है। अरबों रुपए लगाकर शुरू किए जाने वाले मंसूबे बेशक अवामी भलाई के लिए हैं, लेकिन सबसे पहली अव्वलियत किस चीज़ को देना ज़रूरी है, इससे सब बखूबी वाकिफ़ हैं, क्योंकि रास्ते जोड़ने से बेहतर कुदरती माहौल का जोड़ना बेहतरीन है और ऐसे इक़दामात करना ज़रूरी है जिससे किसी का नुकसान ना हो और ना ही किसी के लिए कोई परेशानी खड़ी हो, बल्कि माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाकर कुदरत की उन नेमतों की कदर की जाए जो खुद इंसानी हाथों से तबाही का शिकार है। अगर आपके इर्द गिर्द मसले मसाइल है और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने,
तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी या स्क्रीन पर मौजूद नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सरा फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।